नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स काउंट्स के ऊपर। और हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग आज पता लगाने वाले हैं कि जो आपकी जो प्लेटलेट काउंट्स आई हैं जो सीबीसी में, वो नॉर्मल काउंट्स हैं या कुछ फॉल्स काउंट्स हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रवार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो यहाँ पे जो हाई काउंट्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। जब काउंट्स मोर देन 7.5 लाख के ऊपर हो जाती है, 7.5 लाख के ऊपर जब भी कोई प्लेटलेट काउंट बढ़ जाती है ब्लड में, तो पर क्यूबिक एमएम, तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये जो कंडीशन है इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस, दूसरा मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस। जो रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है वो उसकी कई कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, अनीमियाज हो सकते हैं। और दूसरी ओर जो मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस है, यूजुअली ये जब भी कोई हीमोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी एक तरह के जो माइलो प्रोलिफेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सारे डिसऑर्डर में भी प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो माइलो एमपीओ होते हैं या माइलो प्रोलिफेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें जो कॉमन कंडीशंस आती हैं वो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया बेरा और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। तो इन सभी में प्लेटलेट काउंट्स बढ़ी हुई होती हैं। तो इसके बाद हम प्लेटलेट काउंट्स और एमपीवी या मीन प्लेटलेट जो वॉल्यूम है उसके बारे में थोड़ा एक रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम होता है, बेसिकली ये एवरेज साइज़ को, प्लेटलेट की जो एवरेज साइज़ है उसको डिनोट करता है। और इसकी जो रेंज होती है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, ये 9 फेम्टोलीटर से लेकर 12 फेम्टोलीटर के बीच में होती है। और इसका जो मेन यूज़ है एमपीवी का, इसको दो जो कंडीशंस हम देख रहे थे, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस की और मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस की, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट काउंट बढ़ी हुई होती है, और जो आपका एमपीवी है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, वो नॉर्मल रहता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस है उसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ी हुई होती है, और जो एमपीवी है वो भी इसमें बढ़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हम इस कर्व से ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो हम कंडीशन देख रहे हैं उसको वो एक्चुअली मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस की है या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस की है। हिस्टोग्राम्स के बारे में जानते हैं। तो हिस्टोग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो न्यूमेरिकल डाटा सेल काउंटर में जनरेट होता है। उस न्यूमेरिकल डाटा को एक ग्राफ के रूप में प्लॉट किया जाता है, और इस ग्राफ में जो वाई एक्सेस है उस पर नंबर ऑफ़ सेल्स को प्लॉट करते हैं, और जो एक्स एक्सेस है उस पर सेल साइज़ को प्लॉट किया जाता है। तो जो सीबीसी हमारी होती है उसमें 3 तरह के ग्राफ जनरेट होते हैं। एक तो डब्ल्यूबीसी कर्व होता है या हिस्टोग्राम होता है, दूसरा आपका आरबीसी हिस्टोग्राम होता है, और तीसरा प्लेटलेट हिस्टोग्राम है। तो ये तीनों ही हिस्टोग्राम को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो सीबीसी में काउंट्स आती हैं, उन काउंट्स के अलावा ये हिस्टोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए। तो इनके बारे में हम जानेंगे आगे। तो पहले प्लेटलेट हिस्टोग्राम के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कर्व है, प्लेटलेट कर्व, वो 2 फेम्टोलीटर से लेकर 20 फेम्टोलीटर के बीच में प्लॉट होता है, और ये थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट की तरफ डिविएटेड रहता है। और आप देख सकते हैं कि जो 2 फेम्टोलीटर पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो पॉसिबल कॉज हो सकती है वो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या आपके ईडीटी पार्टिकल हो सकते हैं। उसकी वजह से 2 फेम्टोलीटर पे एक तरह का इंटरफेरेंस आ सकता है। दूसरी ओर जब 20 फेम्टोलीटर पे इंटरफेरेंस आता है तो इसमें बेसिकली आरबीसी फ्रेगमेंट, डब्ल्यूसी फ्रेगमेंट या जॉइंट प्लेटलेट्स या सिस्टोसाइट्स वगैरह जो होते हैं वो 20 फेम्टोलीटर के इंटरफेरेंस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्लेटलेट हिस्टोग्राम के बारे में था। अगर हम फ्लैग्स के बारे में बात करें तो जो प्लेटलेट फ्लैग्स होते हैं, एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व में कि जो अपर डिस्क्रिमिनेटर है और लोअर डिस्क्रिमिनेटर है, इसके बीच में ही जो है जो आपका प्लेटलेट कर्व है वो प्लॉट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो लोअर डिस्क्रिमिनेटर है, एल डी जहाँ लिखा हुआ है, वो उसमें आप देख पाएंगे कि जो प्लेटलेट कर्व है वो अपनी बेस लाइन से शुरू ना होकर काफ़ी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो जब इस तरह के जो
कर्व बनते हैं जिसमें जो प्लेटलेट कर्व है वो बेसलाइन से स्टार्ट ना होके काफ़ी ऊपर से शुरू होता है, मोर देन 10% जो हाइट होती है एक्सेस से ऊपर की, अगर वहाँ से शुरू होता है तो इस तरह की जो फ्लैग जनरेट होते हैं उनको PL फ्लैग बोलते हैं या लोअर डिस्क्रिमिनेटर फ्लैग कहा जाता है। तो इसकी जो पॉसिबल कॉजेज़ होती हैं वो हाई ब्लैंक वैल्यूज़, प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेल फ्रेगमेंट्स और जो कंटामिनेशन ऑफ रिएजेंट्स, ये इन सब कंडीशंस में आपको बेसिकली इन सब कंडीशंस में आपको PL फ्लैग मिलेगा। अगर हम दूसरे फ्लैग के बारे में बात करें, UD फ्लैग, तो UD फ्लैग में आप देख सकते हैं जो अपर डिस्क्रिमिनेटर है, जब जो कर्व होता है प्लेटलेट का जो हिस्टोग्राम है या कर्व है वो इसको अगर तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लैग जनरेट होगा वो PU फ्लैग या UD फ्लैग जनरेट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जब UD की जो हाइट है वो 40% से ज़्यादा हो जाती है तो उस समय ये फ्लैग जनरेट होता है। और ये जब इस तरह का जो कर्व है वो बेस लाइन को टच नहीं करता, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो प्लेटलेट क्लम्प्स होते हैं, और स्पेशली जो EDTA इंड्यूस्ड जो क्लम्प्स बनते हैं वो बहुत कॉमनली इसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर जो जाइंट प्लेटलेट्स होते हैं, जो यानी जो जिन प्लेटलेट्स की साइज़ बढ़ गई है, तो वो भी यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वो जाइंट्स हैं कि नहीं है। और दूसरी ओर माइक्रो RBC, तो जो माइक्रो RBC हैं या माइक्रोसाइट्स हैं, सिस्टोसाइट्स हैं या और फ्रेगमेंटेड टाइप के जो सेल्स हैं, वो भी इस तरह का जो फ्लैग है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये UD फ्लैग है, PU फ्लैग इसको बोलते हैं। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है और आज के बारे में हम काफ़ी दो जो हमारे केसेस हैं उनके बारे में भी इसका रोल है, तो हम इसके बारे में आगे और जानेंगे। इसके अलावा जो जब प्लेटलेट काउंटिंग कर रहे होते हैं तो एक और जो ग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम हाई काउंट्स प्लेटलेट की रूल आउट करना चाहते हैं कि वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, तो उसमें RBC हिस्टोग्राम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो RBC हिस्टोग्राम है वो अपनी जो बेस लाइन है वहाँ से स्टार्ट ना होकर काफ़ी ऊपर से स्टार्ट होता है। तो जब लोअर डिस्क्रिमिनेटर 10% से ज़्यादा ऊपर से स्टार्ट होता है तो इस तरह से जो फ्लैग जनरेट होता है उसको RL फ्लैग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो LD है वो प्रेजेंट हाइट से 10% एक्सीड हो जाए तो इस तरह का जो फ्लैग जनरेट होगा वो RL फ्लैग होगा। और इसकी जो पॉसिबल कॉजेज़ होगी, इसमें प्लेटलेट क्लम्प्स है, RBC फ्रैगमेंट्स हैं, जाइंट प्लेटलेट्स हैं और माइक्रो RBC। तो ये जो कंडीशंस हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं। जो अभी प्लेटलेट PU फ्लैग हमने देखा था उसमें भी यही सारी कंडीशंस थी। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी रिलेशन है। और जब हमारी हाई प्लेटलेट्स काउंट आती हैं या अगर हमको चेक करना है कि जो प्लेटलेट काउंट प्लॉट भी हैं वो नॉर्मल है या फॉल्स हैं या ट्रू हैं, तो इन दोनों का काफ़ी रोल रहता है इसमें। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और तो जो अबनॉर्मल कर्व को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका ये ओवरव्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अबनॉर्मल कर्व होते हैं वो अगर काउंट्स के बारे में एक क्लियर कट आइडिया देते हैं कि वो काउंट जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो अगर प्लेटलेट अबनॉर्मल कर्व आता है और उसके साथ में WBC अबनॉर्मल कर्व आता है, जब ये दोनों कर्व अबनॉर्मल होते हैं तो यूजुअली जो केसेस होते हैं वो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के होते हैं, यानी फॉल्स लो काउंट्स के होते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस को डिस्कस किया है। उसमें भी 3-4 केस मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह से हम रूल आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो केस है वो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का है या ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का है। और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, तो वो इंग्लिश में वीडियो है एक्चुअली, आप उसको देख सकते हैं। और हिंदी में भी आगे मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी ओर जब प्लेटलेट जो ग्राफ है या कर्व है वो अबनॉर्मल होता है और जब RBC कर्व अबनॉर्मल होता है, तो इन दोनों कर्व का यूज़ बेसिकली हम ये रूल आउट करने के लिए करते हैं कि जो प्लेटलेट काउंट्स हैं कहीं वो हाई सूडो मतलब फॉल्स हाई काउंट्स तो नहीं आ रही हैं। तो जब फॉल्स हाई काउंट्स आती हैं तो उसको सूडो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आज हम इन दोनों कर्व के बारे में ही केसेस का डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट जो अबनॉर्मल कर्व है और RBC
कर्व एबनॉर्मल, आरबीसी कर्व, ये दोनों कर्व बेसिकली हमको एक क्लू देते हैं कि जो काउंट्स आई हैं वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल हिस्टोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो एक ये नॉर्मल जो आप देख सकते हैं सीबीसी स्टेप्स है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो काउंट्स एक तरफ प्लॉट हुई हैं और काउंट्स के अलावा इसमें 3 ग्राफ प्लॉट हुए हैं। तो जो पहले ऊपर वाला ग्राफ है इसको डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम कहा जाता है, और जो बीच वाला है उसको आरबीसी हिस्टोग्राम, और जो नीचे वाला है उसको प्लेटलेट हिस्टोग्राम। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कर्व प्लॉट हुए हैं, ये जो कर्व हैं जो डिफाइंड लिमिट हैं उनके अंदर ही प्लॉट हुए हैं, और जब ये बेस लाइन से स्टार्ट होते हैं और बेस लाइन पर ही एंड हो जाते हैं और डिफाइंड लिमिट के अंदर रहते हैं, तो इस तरह के जो कर्व होते हैं वो नॉर्मल हिस्टोग्राम कहे जाते हैं। तो आप तीनों हिस्टोग्राम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, एक तरह से स्टार्टिंग इनकी भी बेस लाइन से हो रही है और दूसरा एंडिंग भी बेस लाइन पर ही हो रही है। तो ये तीनों जो कर्व होते हैं, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये बेसिकली नॉर्मल है एबनॉर्मल है। तो इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो बेस लाइन पर होना चाहिए। तो अगर हम केस नंबर 1 के बारे में डिस्कस करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला केस है इसमें काफ़ी जो काउंट्स हैं और अदर पैरामीटर्स हैं वो सारे प्लॉट हुए हैं, उसके अलावा हिस्टोग्राम भी इसमें प्लॉट हुए हैं। तो हम हिस्टोग्राम के डिविएशन के बारे में इसमें जानेंगे कि जो प्लेटलेट काउंट आई हुई है, ये काउंट आई है 1.53 लैक्स, और ये जो काउंट है इसके साथ में एक पीयू फ्लैग भी आया है, यानी जो प्लेटलेट का अपर डिस्क्रिमिनेटर है वो अबनॉर्मल है। दूसरी ओर अगर हम इसको जाने तो ये मान के चलेंगे कि ये जो काउंट आई है बिल्कुल नॉर्मल काउंट्स आए 1.53, लेकिन जो हमारे हिस्टोग्राम्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है। आप देख सकते हैं कि दोनों हिस्टोग्राम में, आरबीसी हिस्टोग्राम में भी और प्लेटलेट हिस्टोग्राम में भी, ये दोनों ही हिस्टोग्राम एबनॉर्मल है। इसका मतलब है कि जो काउंट प्लॉट हुई है वो फॉल्स काउंट है, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आरबीसी हिस्टोग्राम है काफ़ी लेफ़्ट की तरफ डिविएट हो गया है, और इस तरह से जब लेफ़्ट की तरफ डिविएट होता है तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि इसके जो कुछ आरबीसीज हैं, जो माइक्रोसिटिक आरबीसी हैं, वो आपकी जो प्लेटलेट बिन है उसमें इंटर्ड कर जाते हैं, या प्लेटलेट की जो काउंटिंग एरिया है उसमें पहुंच जाते हैं। तो आप दूसरी ओर प्लेटलेट कर्व में देख सकते हैं कि अब नॉर्मल है और ये बेस लाइन पे एंड नहीं हो रहा है। तो ये बेस लाइन पे जब एंड नहीं होता तो इस तरह से पीयू फ्लैग जनरेट होता है। और जैसा कि इसकी कॉजेज़ के बारे में हमने जाना था कि आरबीसी माइक्रो आरबीसी की वजह से हो सकता है या सिस्टोसाइट की वजह से हो सकता है। तो ये जो कर्व प्लॉट हुआ है इसमें बेसिकली माइक्रो आरबीसीज जो हैं वो एक प्लेटलेट की तरह काउंट हो गए हैं। तो इसलिए जो प्लॉटेड काउंट है 1.53 लैक्स पर क्यूबिक एमएम की, ये एक्चुअली फॉल्स काउंट है। इसकी एक्चुअल काउंट करीब 1 लाख के आसपास होना चाहिए। और दूसरा, तो इस तरह से हम दोनों हिस्टोग्राम्स की मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो प्लॉटेड प्लेटलेट काउंट्स हैं जो हाई आई हुई हैं, मतलब जो भी प्लॉट हुई हैं वो फॉल्स हैं या ट्रू हैं। तो एक तरह से ये फॉल्स काउंट है। तो ये एक केस है एक्चुअली फॉल्स हाई काउंट्स का। तो इसकी अगर हम नॉर्मल काउंट्स के बारे में बात करें तो ये करीब 1 लाख के आसपास होगी। तो ये हिस्टोग्राम्स की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने पीएस भी इसका बनाया हुआ है। तो पीएस में आप पेरिफेरल जो ब्लड स्मेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आरबीसी जो हैं काफ़ी छोटे हो गए हैं, बहुत ही माइक्रोसिटिक हो गए हैं। और ये जो आरबीसी हैं यही एक्चुअली प्लेटलेट की जो साइज़ है उसको अटेन कर लिया है इनने। तो उस प्लेटलेट की साइज़ के बराबर हो गए हैं। और इन सब टाइप के जो सेल्स हैं ये प्लेटलेट की जो बिन होती है या जो प्लेटलेट का एरिया होता है उसमें पहुंच जाते हैं और वहाँ इनको प्लेटलेट की तरह काउंट कर लिया जाता है। तो इस वजह से जो इसकी जो काउंट आ रही है वो थोड़ा सा एक्चुअल काउंट से ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसको हम फॉल्स हाई काउंट्स बोलेंगे। तो ये एक पहला केस था इसके बारे में। दूसरे केस में भी इसी तरह की कंडीशन है। इसमें जो प्लेटलेट है आप देख सकते हैं कि 1.82 लैक्स इसमें काउंट आ रही है और ऐसे लग रहा है कि ये नॉर्मल काउंट्स हैं। दूसरी ओर आप इसमें देखेंगे कि एक पीयू फ्लैग है, इसका मतलब है कि प्लेटलेट जो अपर डिस्क्रिमिनेटर है वो अब नॉर्मल है। और अगर हम इनको हिस्टोग्राम को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम है वो नॉर्मल है, क्योंकि वो बेस लाइन से शुरू हो रहा है, बेस लाइन पर ही ख़त्म हो रहा है। दूसरी ओर अगर हम आरबीसी हिस्टोग्राम को एनालाइज करें तो ये काफ़ी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है और करीब 5 से 10% जो आरबीसीज हैं वो भी प्लेटलेट बिन में शिफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कर्व में भी दिख रहा है ये सब।
तो जब इस तरह से शिफ्टिंग होती है आरबीसीज़ की, तो वो आरबीसी या तो माइक्रोसाइट होंगे या सिस्टोसाइट होंगे या फ्रेगमेंटेड आरबीसी होंगे। तो वो आरबीसी जो है वो प्लेटलेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और इस चीज़ को हम प्लेटलेट कर्व में भी देख सकते हैं कि जो अपर डिस्क्रिमिनेटर है वो बेसिकली प्लेटलेट का वो नीचे नहीं आ रहा है और बेस लाइन पे एंड नहीं कर रहा है, और ये इस तरह से एक स्टेप लैडर पैटर्न बना रहा है। तो जब इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं, मतलब प्लेटलेट हिस्टोग्राम में एबनॉर्मलिटी और आरबीसी हिस्टोग्राम में एबनॉर्मलिटी, इससे हम पता कर सकते हैं कि हम जो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ डिफेक्ट है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई ह्यूमिलिटिक कंडीशन है वो, या फिर कोई माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया की कंडीशन है। तो इन दोनों की कंडीशन में आपको फॉल्स हाई काउंट्स मिल सकती हैं। तो जो यहाँ पे जो काउंट प्लॉट हुई है वो एक्चुअली फॉल्स काउंट है। इसकी एक्चुअली जो काउंट होना चाहिए वो 1,20,000 के आसपास होना चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों कर्व की मदद से आरबीसी हिस्टोग्राम और प्लेटलेट हिस्टोग्राम की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि जो प्लॉटेड काउंट्स हैं वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो ये सेकंड केस था सूडो मतलब हाई काउंट्स का। तो यहाँ पे आप ग्राफ में भी जो आपका ब्लड स्मेयर है इसमें भी पीएस में भी आप देख सकते हैं कि जो इंसर्कल्ड एरिया है वहाँ पे आरबीसी, एक में काफ़ी माइक्रोसिटिक आरबीसी दिख रहा है, दूसरे में सिस्टोसाइट दिख रहा है, और कहीं पे टीयर ड्रॉप सेल भी दिख रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है कि जो केस है ये एक्चुअली आयरन डिफिशिएंसी का केस है। और इसकी वजह से जो सेल्स हैं जैसे माइक्रोसाइट्स हो गए या सिस्टोसाइट्स हो गए, इनको प्लेटलेट इनकी साइज़ एक्चुअली प्लेटलेट की साइज़ के बराबर हो गई, इसलिए इनको प्लेटलेट की तरह सेल काउंटर के द्वारा गिन लिया गया है। और उसकी वजह से जो काउंट्स आ रही है थोड़ी सी हाई काउंट्स है। वैसे इसमें जो SMR में देखें तो काउंट्स इतनी हाई इसमें नहीं है। ये तीसरा केस है, और इस केस को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट वो प्लॉट हुई है 10,34,000 के आसपास हुई है, और ये काफ़ी हाई काउंट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 10.34 लैक्स इसकी काउंट है, और ये RL फ्लैग दिखा रहा है। और जब इस तरह से हाई काउंट्स होती हैं तो इसमें हमको MPB के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि इनकी दोनों की काफ़ी क्लोज रिलेशन है मैलिग्नेंट थ्रोम्बोसाइटोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस से। तो जब हाई प्लेटलेट काउंट होती है और नॉर्मल MPB होता है तो ये इस तरह के जो केस होते हैं वो रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस के होते हैं, और इसके बारे में हम सेकंड स्लाइड में पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जो आपका WBC हिस्टोग्राम है वो काफ़ी नॉर्मल है। दूसरी ओर जो RBC हिस्टोग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और कुछ सेल्स जो हैं 4 to 5% सेल्स जो हैं ये जो सेल्स हैं वो प्लेटलेट बिन में एंटर कर गए हैं। तो जब प्लेटलेट बिन में इस तरह के जो सेल्स एंटर करते हैं और या इसको जो कर्व है जो स्टार्टिंग पे ब्रीच करता है RBC का, तो एक RL फ्लैग जनरेट होता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें RL फ्लैग जनरेट हुआ है, और ये मेन इसके कारण है कि इसके कुछ RBC जो हैं वो प्लेटलेट बिन में पहुँच गए हैं और वहाँ पे प्लेटलेट की तरह उनको काउंट कर लिया गया है। तो इसलिए जो इसकी प्लॉटेड काउंट है 10,34,000 ये एक्चुअली फॉल्स काउंट है, और इसकी एक्चुअल काउंट होना चाहिए 4-5 लाख के आसपास होना चाहिए, तो या नॉर्मल काउंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो हिस्टोग्राम से उनसे पता कर सकते हैं कि ये अब नॉर्मल काउंट्स है या नॉर्मल काउंट्स है। तो यहाँ पे आप ये टिपिकल केस है एक सूडो थ्रोम्बोसाइटोसिस का, कि जिसमें काफ़ी हाई काउंट्स हो गई हैं बिकॉज ऑफ RBCs की वजह से। तो हम इसके पेरिफेरल स्मेयर के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट्स ऐसे नॉर्मल की तरह ही दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई काउंट्स नहीं है कि इसको 10 लाख के पास बोला जाए। तो और उसके अलावा जो RBCs हैं जो काफ़ी माइक्रोसिटिक हो गए हैं, तो इस तरह से इनको प्लेटलेट की तरह काउंट कर लिया गया है, और इस वजह से इतनी ज़्यादा इसमें हाई काउंट्स आ रही हैं। तो ये मेरी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ CBC हिस्टोग्राम। इसको ई-बुक के रूप में अवेलेबल है ये pothi.com पे। तो अगर किसी को हिस्टोग्राम्स के बारे में जानना है या उसको लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो इस बुक को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं pothi.com से। और ये जो सारे जो इसमें कर्व मैंने डिस्कस किए हैं या जो हिस्टोग्राम्स डिस्कस किए हैं वो इसी बुक से लिए गए हैं, और तो आप pothi.com पे जाके इसको देख सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको वीडियो देखने के लिए आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।